नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं। और आज से उत्तर प्रदेश में विधानमंडल दल के बजट सत्र का आगाज होगा। बजट सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। आपको यह भी बता दें कि यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को भी लागू कर दिया गया है और इस बार सत्र में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। तो देखिए, योगी 2.0 की शुरुआत हुई है और ये पहला सत्र है, वो भी ई विधान सिस्टम के साथ। बदली तस्वीरें दिखाई देंगी, तकनीक के साथ लैस दिखाई देंगे विधायक, जिसके लिए बाकायदा 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन आज के शेड्यूल की बात करें तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सबसे पहले दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। उनके अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। तो वही देखिए, मुख्य विपक्षी सपा महंगाई और कानून व्यवस्था के मामले में सत्तारूढ़ भाजपा पर लगातार निशाना साध रही है। ऐसे में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सदन में भी विपक्ष इन मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विधानसभा में पहली बार नेता विरोधी दल के रूप में मौजूद रहेंगे। इसलिए भी संकेत मिल रहे हैं कि सदन की ये जो कार्यवाही है वो हंगामेदार होगी। अमूमन ये देखा जाता है कि नए सत्र की शुरुआत हंगामे से होती है, लेकिन इस बार बहुत कुछ बदला है। हंगामे की उम्मीद जताई जा रही है। बजट सत्र का डिजिटल चैप्टर। विपक्ष करेगा वार, सियासत होगी धुआंधार। यूपी विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार इसके हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी के मोर्चे पर बड़ी घेराबंदी कर सकता है। हालांकि सदन का काम ठीक से चले, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सबसे सहयोग की अपील की। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सपा से इंद्रजीत सरोज, कांग्रेस से आराधना मिश्रा, बसपा से उमाशंकर सिंह और राजा भैया मौजूद रहे। आपने देखा आज महंगाई के बारे में 9.5 रुपए पेट्रोल पर और 7 रुपए डीजल पर कम किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की जन भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जहां अपनी तैयारी की हुई है, अपनी उपलब्धियां तैयार की हैं सदन में बताने के लिए, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को सदन के भीतर घेरने की अपनी तैयारी कर ली है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो खराब कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, कुछ घटनाओं में पुलिस वालों की जो भूमिका रही है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सदन के भीतर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र 23 मई से 31 मई तक चलेगा। वहीं 26 मई को बजट पेश होगा। वहीं इस बार विधानसभा का बदला अंदाज नजर आएगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई को पूरी तरह से पेपरलेस करते हुए विधानसभा को हाईटेक कर दिया गया है। करीब 200 नए विधायक सदन पहुंचे हैं, जिन्हें 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई। मतलब सभी विधायकों की सीट पर टैबलेट होगा। सदन में जो कार्रवाई होगी उसके सारे सवाल जवाब टैबलेट पर दिखाई देंगे। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, इस बार के विधानसभा सत्र पर बहुत निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि बदलाव के साथ ये सत्र सामने आ रहा है। बजट पेश किया जाना है। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की तैयारी है सत्ता पक्ष या विपक्ष की। तो शैलेश, देखिए, महंगाई हो या फिर कानून व्यवस्था, ऐसे मुद्दों के साथ विपक्ष की भी पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। और किस तरीके की तैयारी और इसकी जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, जिक्र तैयारी का तो सबसे पहले विधानसभा के सामने सुरक्षा व्यवस्था ही दिखाते हैं। तैयारी की शुरुआत यहीं से करते हैं और तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, देखिए ये विधानसभा है और आगे तक जहां तक भी नज़र हमारी जाती है तो वहां पर आपको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखेगी। यहां पर सिविल पुलिस, आरआरएफ की जो टुकड़ी है वो सभी यहां पर लगा दी गई है सुबह से, और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं। आप ये इधर भी देख सकते हैं तस्वीरें, हमारे कैमरा सहयोगी राजू जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अभी यहाँ पर जब बात करें तो चंद मिनट पहले ही जो पुलिस के अधिकारी थे वो ब्रीफिंग कर रहे थे कि क्या स्ट्रैटेजी होगी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यही वो जगह है कि जब
सत्र शुरू होता है, विपक्ष हंगामा करता है, तो उस हंगामे की, धरने प्रदर्शन की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती हुई दिखती है। ये विधानसभा का गेट नंबर 2 जो है, और यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा, वहाँ पर अंदर जाकर जो विधायक हैं, जो विपक्षी हैं, वो धरने देते हैं। और यहाँ आगे क्योंकि जो 2 गेट आप देख रहे हैं, एक गेट इधर है और एक इधर, इन 2 गेट से सबसे ज़्यादा धरने को लेकर जो विधायक होते हैं वो जाते हैं, जो विपक्षी दलों के। तो यहाँ पर इसलिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखा जाता है। आरआरएफ की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद रहती है। मुद्दों की अगर बात की जाए तो महंगाई, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो तमाम मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर विपक्ष हमलावर होगा, और ये बात सत्ता पक्ष भी जानता है। ऐसे में कल की अगर हम बात करें, बीते कल संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने गृह विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी भी ली। उन हाल के दिनों में जो भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं उनको लेकर जानकारी दी, और उसके साथ ही जो लोगों पर कार्रवाई की जा रही है उसकी भी, यानी कि जब कोई मुद्दा उठाया जाए तो वहाँ पर ये बताया जा सके कि सरकार उसको लेकर क्या कर रही है, जो घटनाएं उनमें फैक्ट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी ली गई है। दूसरी चीज़, जब भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई, मुख्यमंत्री भी रहे, तो वहाँ पर भी ये स्ट्रैटेजी बनी कि किस तरह से जो भी सवाल विपक्ष उठा सकता है उनके जवाब देने, क्योंकि लगभग सवाल जो है वो सत्ता पक्ष भी जानता है कि किन मुद्दों पर घेरने की कोशिश होगी। दूसरी चीज अगर इस सदन की है तो बात हुई, देखिए तो नहीं, लेकिन एक कयास जरूर लगाए जा सकते हैं। जैसे कि इलेक्शन के टाइम अखिलेश यादव बाबा कह के संबोधित करते थे और कहते थे कि लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। इस बार तो हर किसी के सामने एक टैबलेट होगा। बिल्कुल, देखिए यही जिक्र हम करने भी जा रहे थे। और देखिए आपको बताएं कि जिस दिन इसका शुभारंभ किया गया, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था, और उस समय हमें अभी भी ध्यान है, मौजूद थे हम उस समय सदन के अंदर ही, तो विधान मंडप जो अंदर है वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सभी विधायकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इसे आप तंज के रूप में ही देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी और मुख्यमंत्री जी की ट्रेनिंग अलग से कराई जाए। ये वाक्य जो है, ये उनकी कही बात जो है अभी तक ध्यान है हमें। उन्होंने यही बात बोली थी कि हमारी और मुख्यमंत्री जी की ट्रेनिंग अलग से कराई जाए। और दूसरी चीज अगर बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बात यहाँ पर ये जरूर कही थी, कहा था कि तकनीक के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन पूरी तरह पर निर्भर ना हो, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इस बार क्योंकि पहली बार देखिए डिजिटल व्यवस्था, ऐसे में हाइब्रिड मोड पर विधानसभा के सत्र का संचालन होगा, यानी जो सदस्य हैं, जो विधायक है, वो उनके सामने टैबलेट भी होंगे और उनको हार्ड कॉपी भी दी जाएंगी, जैसे जो एक पुरानी व्यवस्था है। लेकिन ये सबको प्रेरित किया गया है कि वो लोग टैबलेट का ही इस्तेमाल करें, और ये कोशिश है कि इस सत्र में हाइब्रिड मोड, और उसके बाद जो आगामी जब भी सत्र होंगे तो उनमें पूरी तरह से डिजिटल, फिर ये जो कागजी चीज़ें रहती है वो पूरी तरह से हटा दी जाएंगी। अगर नए विधायकों की बात करें तो लगभग देखिए 128 नए विधायक जो है वो यहाँ पर इस बार आए हैं, 47 महिला विधायक हैं जो यहाँ पर हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से, और दूसरी चीज़ देखिए, जो सबसे ज़्यादा समस्या होगी डिजिटलीकरण के बाद वो है जो कह सकते हैं कि बहुत ही पुराने विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कह दिए राजनीति में बिता लिया, और अब उनके सामने कुछ दिक्कत है। ऐसे में उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उनकी चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो और चाहे वो बात की जाए आगे कि उनको किसी तरह की समस्या ना आए। तो लेकिन देखिए, निश्चित रूप से जब व्यवस्था लागू होती है शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आदमी उसी में रमता चला जाता है, उसका यूज्ड टू हो जाता है। आज निगाहें टिकी रहेंगी तमाम विधायकों पर कि कौन से मोड से कौन सा बजट और तमाम बातों को रख रहे हैं। पेपर मोड में कौन जा रहा है, टैबलेट मोड में कौन आ रहा है, इन सब चीजों पर बहुत निगाह रहेगी, प्रेशर भी रहेगा। हालांकि ट्रांजिशन स्मूथ हो, इसीलिए दोनों चीजें जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हाइब्रिड मोड में इस सदन को बनाया गया है और इस तरीके से चलेगा। तस्वीरें भी आएंगी, आपसे लगातार जानकारी लेंगे। फिलहाल जो अहम बातें आपने बताई शैलेश, उसके लिए शुक्रिया। और आगे बढ़े, बात कर ले सपा विधायक आजम खान की, तो विधानमंडल दल में बजट सत्र में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही आजम खान विधायक पद की शपथ भी लेंगे। जेल में रहने की वजह से आजम विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए थे। देर रात रामपुर से रवाना होकर आजम लखनऊ पहुंच गए हैं, बेटे के साथ पहुंचे हैं। स्वार से विधानसभा सीट से विधायक है अब्दुल्ला आजम, वो भी उनके साथ ही हैं। रामपुर से लखनऊ जाने के सवाल पर आजम खान ने कुछ भी साफ साफ जवाब नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर कहा कि मेरा सफर कहाँ का है मुझे खुद नहीं पता, यानी शायराना अंदाज में टाल गए। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि बताना नहीं चाहते हैं, वो अपनी लोकेशन, अपनी तमाम जानकारियां स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। जी, जेल में इंस्पेक्टर ये थ्रेट दे सकता है
अरे भाई भूमिगत हो जाइएगा, आप पर बहुत मुकदमे हैं, ऐसा ना हो कि आपका एनकाउंटर हो जाए। तो जब इतने खतरे हैं तो ये कहना कि मेरा सफ़र कहाँ का है मुझे खुद भी नहीं पता। तो देखिए इस तरीके से टाल गए हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई, अपने सफर की जानकारी ना देने की वजह ये बताई है। इतनी मुकदमे हैं कि एनकाउंटर ना हो जाए, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और उधर मऊ पहुंचे सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान की नाराजगी पर बयान दिया है और कहा है कि आजम खान नाराज होकर जाएंगे तो जाएंगे कहां। इतना ही नहीं, ओपी राजभर ने यह भी कहा कि सहयोगी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच से ही नसीहत देते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को एसी की हवा लग गई है, अखिलेश यादव को भी कार्यकर्ताओं के बीच आना चाहिए, अपने पार्टी के नेताओं से आकर के मुलाकात करनी चाहिए। तो बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। इस बार क्या बयान दिया है, सुनिए आप। कल हम लोगों का वो प्रेजेंटेशन था, कल से सदन चल रहा है, आज आपके सामने हैं, विधानसभा से खाली होंगे तो उनसे मिलेंगे। काफी नाराज चल रहे हैं आजम खान जी अखिलेश यादव जी। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके बयान को हमने भी सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और नाराज होकर के कोई कहाँ जाएगा, नहीं, उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। क्या होता है? अरे अब निकलना, अब उनको निकालने की हम जाएंगे तो ना। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा से। उनका रुख करते हैं क्योंकि लखनऊ के सियासी गलियारों में इनके बयान को लेकर भी खूब चर्चा होती है। अभी क्या चर्चा चल रही है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेबाकी और बड़बोलापन दोनों पहलू देखा जाता है जब कभी भी ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं। इस बार नसीहत भी दे दी है अपने ही नेता को और दूसरी तरफ ये कह दिया है कि जाएंगे तो जाएंगे कहां। शैलेश। बिल्कुल स्नेहा, देखिए जो दो शब्दों का आपने जिक्र किया, इसी से उनकी पहचान है ओम प्रकाश राजभर की। जब वो, और ये देखिए सबसे बड़ी बात कि वो किसी के साथ रहे, छोड़ते किसी को नहीं है। जब वो मंत्री थे सरकार में, पिछले योगी सरकार पार्षद में, अगर उस समय को आप याद करिए तो अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया करते थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया करते थे, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया करते थे, छोड़ते किसी को नहीं थे। और यही वजह रही कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अजीब सी होती चली गई कि उसके बाद उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो अब वो सपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन उनके अगर आप बयानों को देखिए तो कभी वो अखिलेश यादव पर तंज कर देंगे, कभी वो सपा में जो भूमिका है कई विधायकों की उस पर तंज कस देते हैं, कभी वो जो दूसरे सहयोगी दल है, जैसे सुबह सपा एक सहयोगी दल, वैसे तमाम और सहयोगी दल भी है, चाहे RLD की बात करिए, चाहे केशव देव मौर्य की बात कीजिए, संजय सिंह चौहान की बात कीजिए, तो वो कब किसके लिए क्या बोल देंगे ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और यही उनकी कह लीजिए पहचान भी है, इसीलिए वो पहचाने जाते। इस बार जो उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर तंज किया है वो बहुत बड़ा तंज है कि उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी ये मानते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी तक तो सत्तापक्ष कहता था कि वो ट्विटर पर एक्टिव है, ऐसा लगता है अब तो ओम प्रकाश राजभर भी वही बात बोलने लगे हैं। दूसरी चीज आजम खान को लेकर जो उन्होंने कहा कि जाएंगे कहाँ, तो देखिए उसके दो पहलू आप ले सकते हैं। एक ये भी पहलू है कि शायद इतना भरोसा कि वो सपा को नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा पहलू ये कि आजम खान के सामने कोई विकल्प नहीं है। तो ये दोनों पहलू उनके हैं। लेकिन इसी पे उनकी राय जब हमने पहले एबीपी गंगा पर ली शैलेश, तो वो दिन भी हमें याद है जब वो कहे थे कि हमें उनसे मिलने से कौन रोक सकता है, जेल में भी हम जाहिद गुरु, ऐसे कह रहे थे। लेकिन वो मुलाकात भी नहीं करते, अब बाहर आ गए हैं तो ये कह रहे हैं उन पे ऑप्शन कहाँ है, जाएंगे कहाँ। तो तमाम चीजों पर हमारी चर्चा चलती रहेगी शैलेश, शुक्रिया आपका। बात करते हैं वाराणसी की। ज्ञानवापी मामले पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। जिला जज अजय कुमार के सामने कोर्ट में सर्वे के साक्ष्य पर बहस होनी है। अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज जिला जज की अदालत में यह सुनवाई चलेगी। जिला अदालत नए सिरे से पूरे मामले की सुनवाई कर दोनों पक्ष के तर्क को सुनेगा और ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई का समय सुबह 10 बजे तय हो जाएगा। तो किस समय सुनवाई शुरू होगी, सुबह 10 बजे तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पहला दिन होगा जब सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन से हट करके जिला अदालत में ये पूरा मामला सामने आएगा। साक्ष्यों पर दोनों पक्षों की बहस होगी। किस वक्त होगी ये आज 10 बजे तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
आज ये आदेश क्रियान्वित होगा, जिसकी तस्वीरें आएंगी, खबर आएंगी, अपडेट आपको एबीपी गंगा पर ही मिलेगी। तो चलिए ये समझ लेते हैं कि जिला जज की कोर्ट में आज जब सुनवाई होनी है तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमारी निगाहें हैं। देखिए, जिला जज अजय कुमार विश्वेश इस पूरी दलील को सुनने वाले हैं। यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट तैयार की है उस पर चर्चा होनी है, जहां हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि ये तो फव्वारा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज का दिन अहम है क्योंकि ये पहली सुनवाई है। पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये पूरी सुनवाई चल रही थी और आज महंत कुलपति तिवारी वाराणसी कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल करेंगे। शिवलिंग की पूजा अर्चना की मांग कर रहे हैं महंत और काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं डॉक्टर कुलपति तिवारी। उनकी ये मांग है कि जो शिवलिंग मिला है वहां पर हमें पूजा की अनुमति दीजिए, ये भी याचिका आएगी। तो कई अहम अपडेट्स हैं जो काशी से आने वाली हैं, जिन पर हमारी निगाहें टिकी और आप एबीपी गंगा पर उन तमाम अपडेट्स को पाएंगे क्योंकि देखिए, आज का दिन बेहद अहम है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है उसके बाद आज ये पहली सुनवाई है। सीनियर डिवीजन कोर्ट में जो ये पूरा मामला चल रहा था वो शिफ्ट हो चुका है। अब आएगा जब जिला जज के पास ये पूरा मामला, तो किस तरीके की एक्टिविटी होगी, किस तरीके से तमाम प्रक्रिया चलेगी, 10 बजे का वक्त अहम क्यों है, ये हम समझेंगे हमारे सहयोगी नीतीश से। जी नीतीश। नीतीश, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो देखिए, ये अहम दिन है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पहली सुनवाई का दिन है। सुनवाई कब होगी? 10 बजे, ये समय तय हो जाएगा। आज देखिए, जिला जज में इस पूरे मामले पर सर्वे में जो साक्ष्य मिले यानी जो सबूत मिले हैं उन पर बहस होनी है। विशाल सिंह की जो कोर्ट कमिश्नर है उन्हीं की रिपोर्ट के बाद ये बहस होनी है और इस तमाम गतिविधि पर नजर हमारे सहयोगी नीतीश का है। और नीतीश का ही हम रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से वक्त पे कौन कौन सी अपडेट आएंगी, किस तरीके की आज खबरें रहने वाली हैं काशी से इस पूरे मामले को लेकर। नीतीश। स्नेहा, अगर आज की जो कहें बात कर लें आज पूरे दिन की, तो आज का दिन अहम है। अहम इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज वाराणसी के जिला अदालत में ये मामला सुना जाना है। तो इस वक्त हम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं और आपको बताएं कि आज की जो मुख्य सुनवाई है उसका समय 10 बजे के बाद तय होगा। और इसके साथ ही खास तौर पे जिन 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की अनुमति मांगी थी उस पर आज सुनवाई होगी। खास तौर पे उस पर अगर दूसरे बिंदु की बात कर लें तो इस पूरे मामले को लेकर आज मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो याचिका हिंदू पक्ष यानी जो महिला वादिनियों ने जो ये पूरी याचिका डाली है वो सस्टेनेबल है या नहीं। इसके साथ ही आज जिला जज इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का समय भी दे सकते हैं और इसके साथ ही इस मामले पर सुनवाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज है। ये मामला पहले सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ था और वहाँ से अब जिला अदालत में चला गया, यानी जिला जज अब इस मामले की सुनवाई करेंगे। आपको बताएं कि आज जो महंत कुलपति तिवारी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है, एबीपी गंगा ने भी उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि बाबा का शिवलिंग मिलने के बाद जो पूजा का अधिकार है वो हिंदू समुदाय को दिया जाए, इसे लेकर आज वो कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। तो 10 बजे के बाद सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। आपको बता दें कि जो 5 महिला वादिनियों की जो 5 महिला वादी हैं उनकी जो सुनवाई, उनके मामले पर जो सुनवाई को जो मुस्लिम पक्ष की जो सुनवाई है उसका जो समय है वो 11 बजे बताया जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लंच के बाद ये सुनवाई हो सकती है। तो अब ये देखना होगा कि 10 बजे के बाद किस तरह का अपडेट आता है। ये अपडेट भी हम जनता को और आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल नीतीश, ये देखना बेहद अहम रहेगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर कौन से वक्त पर कौन सी सुनवाई